सो वी आर डूइंग इक्विलिब्रियम। हमने लॉ ऑफ मास एक्शन किया था। लॉ ऑफ मास एक्शन में हमने ये सीखा था कि सपोज ये रिएक्शन है बच्चों, तो किसी भी रिएक्शन का रेट कैसे निकालते हैं हम लोग। हमने कहा था रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड देयर प्रोडक्ट्स, राइट। हमने ये सीखा था। फिर हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के राइट। अब नेक्स्ट हमने सीखा था कि अगर कोई रिएक्शन है और वो इक्विलिब्रियम में है, तो पूरी डेरिवेशन लास्ट क्लास में ऑलरेडी कर चुकी थी, तो हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। हम यहां से Kc डिराइव कर चुके थे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में बच्चों ये किया था। नाउ एक और चीज सिखा रहे हैं। मान लो तुम्हारे पास इनके साथ कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो, मतलब A के आगे कोई नंबर हो, B के आगे कोई नंबर हो, C के आगे कोई नंबर हो, D के आगे कोई नंबर हो। मतलब एक रिएक्शन ऐसी है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ आगे नंबर्स हैं, तो बिल्कुल सेम ही आएगा Kc, पर सिर्फ और सिर्फ जहां कंसंट्रेशन लिखा है वहां पर उसकी पावर बन जाएगी वो नंबर। देखो इधर यहां पे लिखेंगे C और C की पावर में दिस, D की पावर अपॉन में A, ओके। इज इट डन? अगर दीदी कहीं पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ना हो, मींस अगर कोई नंबर ना हो तो ठीक है, कोई जरूरत नहीं, नंबर नहीं लगाएंगे, सिर्फ कंसंट्रेशन लिखेंगे। ठीक है, नोट करिए जल्दी से, एग्जैक्टली एज इट इज नोट करिए। सिस्टम नाउ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर गैसियस सिस्टम। हम लोगों ने Kc तो सीख लिया, जिसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अ न्यू टर्म Kp। हम Kp सीखने वाले हैं। तो आपके पास एक रिएक्शन है, एक पोजीशन ले लो यार, पढ़ाए। आपके पास एक रिएक्शन है और इसमें जो ये सारे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैं, ऑल आर इन टर्म्स ऑफ देयर गैसियस स्टेट। मेरी पूरी रिएक्शन गैसियस स्टेट में है। और बच्चों जब भी कुछ गैसियस स्टेट में होता है तो उसकी कंसंट्रेशन से Kc नहीं निकालते, बल्कि उनकी डिफरेंट वैल्यू का हम पार्शियल प्रेशर लेते हैं। इधर देखो, तो हम लोग यहाँ पर Kp निकालेंगे। Kc क्यों नहीं निकाल रहे? बिकॉज रिएक्शन किस स्टेट में है? गैसियस स्टेट में। गैसियस के अलावा किसी भी और स्टेट में होती है तो Kc आता है, अदरवाइज Kp। Kp का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन नहीं लिखेंगे, प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर ऑफ C रेज टू द पावर C, पार्शियल प्रेशर ऑफ D रेज टू द पावर D अपॉन में पार्शियल प्रेशर E। वेरी नाइस। नाउ अगर मैं किसी तरीके से पार्शियल प्रेशर की वैल्यूज निकाल लूं और मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लूं या डेरिवेशन ले लूं, तो मेरे लिए Kp का फॉर्मूला थोड़ा इजी हो जाएगा। और हम लोग यहाँ से एक नई चीज सीखेंगे। क्लास आपने जहाँ हेडिंग लिखी वहां लिख भी लेंगे, रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc, और रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, विल कम इन योर एग्जाम। ध्यान से देखेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर? P, याद आया? बाय आइडियल गैस इक्वेशन, चैप्टर नंबर 5 सीखा था। PV इज इक्वल टू nRT, सीखा था बच्चों। तो यहां से P की वैल्यू अगर निकाले तो N अपॉन V RT, बोलो तो। और N इज द नंबर ऑफ मोल्स एंड V इज द वॉल्यूम। ध्यान से सुनेंगे। Therefore N अपॉन V क्या होता है? कंसंट्रेशन। ये याद रखना। आपको कैसे पता दीदी कंसंट्रेशन है? क्योंकि मोलैरिटी के फॉर्मूला में थोड़ा सा फ्लैशबैक जाओ तो मोलैरिटी क्या होती थी? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम। याद आया? मोलैरिटी क्या होती थी? दैट इज कंसंट्रेशन। मोलैरिटी कंसंट्रेशन है, तो N अपॉन V स्टैंड्स फॉर कंसंट्रेशन। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो N अपॉन V की जगह मैं कंसंट्रेशन लिख सकती हूँ।
किसकी कंसंट्रेशन? अगर मैं ये फॉर्मूला, प्रेशर का फॉर्मूला सी के लिए लगा रही हूँ तो N/V की जगह में लिखूंगी सी की कंसंट्रेशन। अगर ये फॉर्मूला पी का फॉर्मूला मैं डी के लिए अप्लाई कर रही हूँ, अगर मैं पी की जगह ये सारी वैल्यू रख रही हूँ तो N/V की जगह डी की कंसंट्रेशन रखेंगे। सब जगह हम लोग क्या करने वाले हैं? सारी पी की वैल्यूज रखने वाले इस टर्म पे। देखेंगे आप यहाँ पे सभी, यहाँ पर जब मैं सी के लिए काम करूंगी तो मैं N/V नहीं लिखूंगी, आरटी और होल की पावर क्या आएगी बोलो? सी, राइट। यहां जो डी है ना, डी की कंसंट्रेशन आरटी डी, ए की कंसंट्रेशन और यहां पे बी की कंसंट्रेशन में प्लीज स्क्वायर ब्रैकेट आता है। अब मैं पावर्स को सेपरेट कर रही हूं, सी की पावर सी, आरटी की पावर भी सी, कंसंट्रेशन डी की पावर डी, आरटी की पावर भी बच्चों अपॉन में ए की पावर और आरटी की पावर भी, बी की पावर आरटी की पावर भी। इधर देखना, क्योंकि सब कुछ मल्टीप्लाई में है तो आगे पीछे बिल्कुल कर सकते हैं। मैं सारी कंसंट्रेशन एक साथ लिख रही हूँ, सी की पावर सी, डी की पावर डी, ए की पावर ए और बी की पावर बी। बेटा आरटी बेस सेम है तो पावर ऐड करने में कोई बुराई नहीं है, सी प्लस डी कर दो। यहां भी बेस सेम है, पावर ऐड कर दो ए प्लस। कोई डाउट? पक्का? यहां तक सब कुछ क्लियर जा रहा? मैं इधर कर रही हूं उसके बाद। इट्स क्लियर? सिम्युलेटर क्लियर है ना? यहां पर आएंगे, सी की पावर सी, डी की पावर डी अपॉन में ए की पावर ए, बी की पावर बी। बेटा अब यहाँ एक और चेंज करने वाली हूं, ध्यान से देखेंगे। जब भी डिवाइड होता है तो पावर्स माइनस हो जाती है, सी प्लस डी ए माइनस बी हो जाएगा। कोई भी चीज अगर डिवाइड होती है और उनकी एक कंबाइंड पावर लिखते हैं तो सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। बच्चों ये क्या आ गया? जरा ध्यान दो तो, केसी, राइट। तो केपी और आरटी की पावर यहां पे ये क्या है? व्हाट इज दिस? दीदी ये नंबर ऑफ मोल्स है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। याद करो, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, अगर प्रोडक्ट के मोल्स में से रिएक्टेंट के मोल्स माइनस करते हैं तो क्या आता है? डेल एन। या फिर लिख दो पहले, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। तो हम लिख सकते हैं इसको डेल एन। ये मेरे पास पूरी रिलेशन आ गई, Kp इज इक्वल टू Kc, आरटी की पावर डेल एन क्या है? चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। फॉर एग्जांपल अगर एक रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, तो उसका डेल एन कैसे निकालोगे बच्चों? प्रोडक्ट के मोल्स कितने हैं? कोई और प्रोडक्ट होता तो नंबर ऐड कर लेते बच्चों, 2, रिएक्टेंट के मोल 3 और ये 1, तो डेल एन कितना आया? -2। समझ आया डेल एन कैसे निकालेंगे? चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? प्रोडक्ट के नंबर्स माइनस रिएक्टेंट के नंबर्स। क्या कोई डाउट? पूरी समझ में आई आपको रिलेशन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करो। यूनिट ऑफ चलिए पढ़िए, यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट कैसे कैलकुलेट होगी? फॉर एग्जांपल देखो, रिएक्शन, यही एग्जांपल लेते जो अभी हमने सीखा, N2 बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कौन होता है? Kc। तो इस रिएक्शन के लिए Kc कैसे लिखेंगे? NH3, यस, रिएक्टेंट दोनों डिनोमिनेटर में, N2 और H2 क्यूब। नाउ Kc की कोई एक यूनिट नहीं होती, हर रिएक्शन के लिए Kc की यूनिट अलग होती है, SI यूनिट अलग होती है। तो Kc की SI यूनिट कैसे फाइंड आउट करते हैं? जो भी कंसंट्रेशंस दे रखी होती है, हर कंसंट्रेशन की यूनिट आपको ध्यान होगी बच्चों, मोल पर लीटर।
याद है मोलारिटी की यूनिट होती है ना, वही कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट है यहाँ पे। तो मोल पर लीटर होल स्क्वायर, यहाँ पे मोल पर लीटर और यहाँ पर भी मोल पर लीटर होल क्यूब। बेटा 1 मोल पर लीटर इस पूरे से कैंसिल और 1 मोल पर लीटर यहाँ 1 से कैंसिल, कितने मोल पर लीटर बच जाएंगे? 2 बच जाएंगे। तो यहाँ पे मोल का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे लीटर भी, दोनों ऊपर आएंगे तो साइन चेंज एंड लीटर। दिस इज द यूनिट ऑफ केसी। तो एग्जाम में जब भी तुम्हें कोई भी किसी भी रिएक्शन के लिए केसी फाइंड आउट करने को कहे, साइड में आप एसआई यूनिट भी ऐसे निकालेंगे और एसआई यूनिट आप डेफिनेटली लिखेंगे। ठीक है, सब अभी बोला। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैं किसी और रिएक्शन की बात करती हूँ, जैसे कि तो इसका केसी अलग आएगा और इस केसी की यूनिट भी अलग होगी। क्यों? तुम करके देख लो कैलकुलेट। और आपको बता दें इसकी तो केसी की कोई यूनिट ही नहीं होगी। स्क्वायर और यहाँ पे भी मोल पर लीटर, हमेशा मोल पर लीटर ही आएगा। हाँ हमेशा मोल पर लीटर ही होती है, किसी भी कंसंट्रेशन का यूनिट हमेशा मोल पर लीटर रहती है। कैंसर यहाँ केसी हैज नो यूनिट। ठीक है, करें नोट। सो क्वेश्चन हमारे पास क्या था कि इस गिवन रिएक्शन का केसी निकालना है और हमारे पास इस गिवन रिएक्शन की हर एक चीज की कंसंट्रेशन यहाँ पर गिवन, रिएक्टेंट की भी प्रोडक्ट की भी। तो पहले केसी लिखेंगे, SO3 SO2 और O2 0.90 0.6 0.82। प्लीज इसे कैलकुलेट करें एक बार। एंड गेट योर आंसर। और मुझे प्लीज केसी की एसआई यूनिट के साथ आंसर देना। प्लस नहीं, मल्टीप्लाई है, वहां पे भी मल्टीप्लाई है, मैंने गलती से लिखा। बोर्ड पर देख लीजिए सभी एक बार। फॉर द सेम रिएक्शन हमें इस बार कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट केसी, बट कंडीशंस बदल गई। हमें सबकी कॉन्सेंट्रेशंस नहीं गिवन है, बल्कि हमें केपी गिवन है, आर गिवन है, टी गिवन है। पता है ना हम लोगों को केपी का फॉर्मूला क्या होता है? केसी आर टी की पावर डेल एन। तो बेटा केपी हमें गिवन है 3.4 रख दीजिए, केसी आपको फाइंड आउट करना है। आर की जगह 0.083, टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, बट हम हमेशा केल्विन में लेंगे। तो दिस शुड बी, जब इसमें ऐड करेंगे कितना 273, देन इट शुड बी 1273 केल्विन। डेल एन कैसे निकालते हैं? प्रोडक्ट के मोल्स कितने हैं? माइनस ये कितना है 2 + 1 3। ठीक है, तो दिस शुड बी -1। तो -1 जब पावर आ गई तो घबराना नहीं, ये चीज अपॉन में हो जाएगी। और अगर ये चीज अपॉन में हो गई तो यहाँ पे ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड यू कैन हैव केसी, बट मेक श्योर आप इसकी यूनिट लगाना नहीं बोलेंगे, जैसा मैंने सिखाया था। सेमी क्वेश्चन क्लियर हुआ ये? सो नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू होमोजेनियस, इक्विलिब्रियम एंड हेटेरोजेनियस। बट इसको शुरू कराने से पहले आई वांट टू टेल यू वन थिंग। हम लोग नेक्स्ट क्लास पे जो इक्विलिब्रियम करेंगे, मतलब जो कॉन्सेप्ट हम करने वाले हैं, you will going to have so many questions from next class in your school exam and in your entrance। बेटा एंट्रेंस में इक्विलिब्रियम एक बहुत अच्छी वेटेज रखता है, अगर आप चाहे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो इक्विलिब्रियम के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो मोस्टली उस कॉन्सेप्ट में से आते हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और मैं स्पेशली हाईलाइट करके बताऊंगी कि हाँ ये वाले एमसीक्यूज बनकर आएंगे, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। एंड कुछ वो क्वेश्चंस भी करेंगे जो डायरेक्टली आपके बोर्ड्स में आएंगे या फिर एग्जाम्स में आएंगे। बोर्ड नहीं, अभी तो एग्जाम्स में आएंगे। नेक्स्ट क्लास विल बी कंप्लीटली डेडिकेटेड टू न्यूमेरिकल्स
और हम नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे क्यूसी, केसी एंड ये वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज डोंट गोना मिस योर क्लास। फाइन, इधर देखो अभी तक जो हम कर रहे हैं इस चैप्टर में, जो अभी तक हमने किया दैट इज ऑल बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कुछ भी टफ नहीं था। नेक्स्ट क्लास थोड़ी सी टफ भी रहने वाली है, आगे देखेंगे। अगर आपके पास एक रिएक्टेंट है, आपके पास रिएक्टेंट्स हैं एंड प्रोडक्ट्स हैं, तीनों सेम फेज में, ये भी गैसियस फेज में, ये भी गैसियस फेज में, ये भी गैसियस फेज में। अभी हमने एक रिएक्शन लिखी भी ऊपर, सब कुछ गैसियस फेज में है। तो अगर सारे के सारे रिएक्टेंट्स, सारे के सारे प्रोडक्ट्स ऑल आर इन सेम फेज, सबके फेजेस सेम है, सभी गैसियस में, या सब सॉलिड में हो सकते हैं या सब लिक्विड में हो सकते हैं, कोई भी फेज हो सकती है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि सब सेम स्टेज में है, तो हम लोग बोलेंगे कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ, होमोजीनियस। इसका एग्जांपल भी आप होमोजीनियस में लिखेंगे। बच्चों अगर आपके पास कोई भी रिएक्शन है जिस तरीके से परफॉर्म हो रही है कि आपके पास रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के जो फेजेस हैं वो अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल इसी को ले लीजिए, जैसे there is liquid, this is liquid। हम इसको मान रहे हैं कि वेपर फेज में या गैसियस फेज में HCl गैस निकलती है, HCl मान रहे हैं, हो सकता है लिक्विड भी हो, मैं बस तुम्हें समझाने के लिए बता रही हूँ कि HCl मान लो। आपने क्या किया, आपने वाटर लिया, वाटर में क्या डाला आप लोगों ने, NaCl डाला। वैसे ऐसा होता नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये गैसियस फेज में बाहर निकल जाता है, प्रोडक्ट का फेज अलग हो गया, बाकी सबका फेज सेम है, ये अलग हो गया। हाँ और भी चीजें अलग हो सकती थी, तो हम लोग बोलेंगे रिएक्शन हेट्रोजीनियस है। समझ गए? ठीक है, नोट करिए, ये एग्जांपल्स नोट कर लीजिए।